बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायला अली। नाज़रीन, आज कोरोना खुद नोटिस केस की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हफ्ता इतवार कारोबार बंद रखने का हुक्म कलअदम करार दे दिया है, जबकि शुगर इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात में एक बार फिर आज ताखिर हो गई है। कमीशन ने मजीद 4 दिन की मोहलत मांग ली है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ईद के दिनों में खुसूसी ट्रेनें चलाने की इजाज़त दे दी है। समेत दीगर अहम मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज कोरोना खुद नोटिस केस की समाअत करते हुए हुकूमत पर सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि अभी तक कोई कौमी पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। क्या वजह है डॉक्टर साहब? एक अरसे से बात कर रहे हैं कौमी पॉलिसी, वॉर कैबिनेट की भी आप कई बार बात कर चुके हैं, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? अभी तक एक कौमी पॉलिसी सामने क्यों नहीं आ रही? देखिए, अदालत ने कहा कौमी पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। कौमी पॉलिसी की होती तो नज़र आती ना, जब है ही नहीं तो कहाँ से नज़र आएगी? जी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो है वो आज बड़ा अहम दिन है। आज जो ख़ित्ते में और दुनिया में जो कुछ हुआ है पिछले 24 घंटों में, और पाकिस्तान के अंदर भी, आप अगर इस पर गौर करें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आज जो तमाम प्रोसीडिंग्स हैं और उसके बाद जो उन्होंने फ़ैसला दिया है, तो मुझे ये बताएं ना कि कौमी पॉलिसी बनाने में नाकाम हो गए कि पूरे मुल्क में क्या करना है क्या नहीं करना। और एक हफ्ता, 2 हफ्ते, महीना, 2 महीने, बहुत टाइम दिया। सब मिलके बैठ जाएं, सब कोई बात बना लें। 18वीं तरमीम में ऐसे है, 18वीं तरमीम में यूं है, ऐसे होगा वैसे होगा, एक सूबा ये तय करेगा, दूसरे करेगा। आखिर में आज मुझे बताएं 18वीं तरमीम कहाँ है? कहाँ गई 18वीं तरमीम आज के इस फैसले के बाद? क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर किया है कि जो उनका बेंच था, उन बेंच ने ऑर्डर किया है कि सिंध के अंदर, कराची के अंदर, तमाम मुल्क में मॉल्स खोल दी जाएं? दैट्स इट। कौमी पॉलिसी है, सुप्रीम कोर्ट ने बता दी। कहाँ सूबे किधर गए, कहाँ गए? सारा कारोबार खोला जाए और SOPs को यकीनी बनाएं। सूबाई हुकूमतें, ये सूबाई हुकूमतों का काम है। अदालतें जो है वो सिर्फ ऑर्डर पास करती हैं। तो 18वीं तरमीम आज के इस फैसले के बाद कहाँ है? रौला रपा पड़ा हुआ था ना, ये सूबा करेगा, वो करेगा, वफाक करेगा, मरकज़ करेगा। एक ऑर्डर की मार्च थी ये 18वीं तरमीम। अच्छा, बहरहाल अब आ जाएं ज़रा इस पे। इसमें मैं दोबारा आता हूँ ज़रा पाकिस्तान की सियासत पे। ज़रा इस पर बात करते हैं कि ये कोरोना की तबाहकारियाँ जो हैं। नहीं, ये कोरोना तो देखना 43,158 923 संवात हो गई हैं। अल्लाह ताला अपना रहम करे और अगले चंद दिन खैरियत से गुजरें, क्योंकि अब लोगों को SOPs जो हैं उसके ऊपर पाबंदी करनी है। खुद हुकूमतों ने तो करवाना है, लेकिन असल बात वही है कि ये लोगों के ऊपर है। लोगों ने खुद पाबंदी करनी है और इसको समझना है कि ये क्या है। और लोग और कर भी रहे हैं, जिस हद तक कर सकते हैं आम लोग कर भी रहे हैं। बाज़ार मार्केट्स खुली हैं, नहीं हो रही 100% पाबंदी, लेकिन जहाँ तक लोग कर सकते हैं वो लोग एहतियात कर रहे हैं, उतनी ही कर सकते हैं, उतनी सख्त है लोगों में। अच्छा, 2-3 बड़े अजब वाक़यात हुए हैं जो मेरा ख्याल है जिससे ज़रा आगाज़ करते हैं। वो तो एक तो ये है कि ये जो पिछले 24 घंटे हैं ना, ये पिछले 24 घंटे मोदी की ज़िल्लत के नाम है। मैं इंतहाई बहुत सादा अल्फाज बयान कर रहा हूँ। मैंने आज तक भारत के किसी वज़ीर आज़म को 24 घंटों के अंदर अंदर इतना जलील होते नहीं देखा। मैं भारत की बात नहीं कर रहा, मैं मोदी की बात कर रहा हूँ। मोदी साहब को पता है ना, मुझे वैसे एक लगाव है ख़ास किस्म का। ये आदमी, और इसीलिए दिल भी दुखी होता है कि एक आदमी जिससे मेरा इतना लगाव है, इतना जलील होता जा रहा है। क्या है, हुआ क्या है? आज वो थी WHA का इजलास था और उस WHA के इजलास में जनाब ये 73वां इजलास था सालाना, और उसमें दुनिया के बेशुमार ममालिक उसमें आए। और उसका मकसद क्या था? मकसद उसका ये था कि एक इंडो पैसिफिक नाम का एक अजीबो गरीब किस्म का एक कोई पता नहीं क्या है, अलायंस है, कोई ब्लॉक है, कोई समंदर जोड़ दिए दो। वो ट्रंप साहब ने जोड़े। ये ट्रंप साहब से पहले जुड़ गए थे असल में, ओबामा दौर में, उससे पहले जुड़ गए थे बुश दौर में। लेकिन ये तो नमस्ते ट्रंप था ना, नमस्ते ट्रंप मिशन था ना मोदी साहब का। अब जनाब क्या हुआ कि इजलास शुरू हुआ। तो इजलास शुरू होते ही पहला जो खिताब
एक तो उनके WHO के जो उनके अहदेदार हैं उन्होंने किया। उसका मकसद क्या था? मकसद ये था कि ताइवान को लेकर आना है, ताइवान को किसी तरह अमेरिका ने लेकर आना है। इंडिया साथ होगा, ऑस्ट्रेलिया साथ होगा, जापान साथ होगा, लड़ेंगे, मरेंगे, मिट जाएंगे, गिर जाएंगे, कर करा के ताइवान को हर सूरत में WHO में लाना है और फिर ताइवान को सफारती उसके साथ ताल्लुका भी बहाल करने हैं। ये था ना मकसद, इंडो पैसिफिक, क्वाड, फलाना डिमाकना। अब जनाब मोदी साहब को 4-5 गई, हल्के हल्के से इशारे गए। एक गया सिक्किम पे, एक गया लद्दाख पे, एक गया नेपाल की तरफ से, एक इधर उधर दाएं बाएं चुटकियां करा LOC पे भी इधर उधर तो चारों। अभी फिर कोई शरारत की उसने, LOC पे बात करते हैं वक्फे के बाद। अब जनाब इजलास शुरू होता है। इजलास शुरू होता है तो खिताब कौन कर रहा है उस इजलास से? जिनके खिलाफ ये पूरी कंपेन चली है, इजलास से खिताब कर रहे हैं चीन के सदर शी जिनपिंग। और ताइवान जो था उसको कल रात को अंदाजा हो गया कि मुझे इन्होंने सब ने मिलकर जलील करवा दी है। उनकी बड़ी अच्छी नई सदर मुंतखब हुई हैं, दोबारा 2016 में भी हुई थी, 2020 में भी हुई थी। चीन के खिलाफ है वो, लेकिन अमेरिका ने और भारत ने उन्होंने कहा इतने इतने बड़े मुल्क हैं, इतना बड़ा मोदी बैठा हुआ है, इतना बड़ा वो ट्रंप बैठा हुआ है, इधर उधर सारे मुझको कुछ करेंगे, इनको चढ़ा दिया बांस पे ताइवान को। ताइवान वाकई जैसे मोदी ने, मैं वाकई मोदी हूं। अब मसला ये हुआ कि ये दौड़ गए सारे, और उसमें से जो करारदाद थी जिसमें चीन की मजम्मत होनी थी, जिसमें चीन का वायरस करार देना था, जिसमें वुहान वायरस करार दिया जाना था, जिसमें ताइवान को बुला के उसका एक रुकन बनाना था, रुकन नहीं तो कम से कम मुबस्सिर के तौर पे बिठाना था, ताइवान को दावतनामा ही नहीं किया। ये जिनेवा में होता है हर साल मई में इजलास, और उसमें वो वफूद जाते हैं इस दफा, लेकिन वो ऑनलाइन हो रहा था कोविड-19 की वजह से। अब जनाब शी जिनपिंग ने तकरीर की, चीन के सदर ने, और उसमें EU की तरफ से, यूरोपीय यूनियन की तरफ से करारदाद पेश हुई कि जी ये जो भी कोविड हुआ है, चीन का नाम नहीं, ना 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 ना, ये जो कोविड हुआ है इसकी तहकीकात होनी चाहिए आलमी सतह पे। तो शी जिनपिंग ने भी कहा कि बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें किसको एतराज है? इस पे सबको होनी चाहिए। शी जिनपिंग साहब ने तकरीर की, $2 बिलियन का वहां पे WHO का जो प्रोग्राम है कोविड-19 का, उसका ऐलान कर दिया। अमेरिका दौड़ गया, मोदी साहब की नजर ही नहीं आए, गायब, टोटल गायब। 36 इंच का चीन सीना, तो तोड़ इतना सा नहीं, पार्शल भी नहीं, कोई 10% भी नहीं, टोटल धबड़धूस, टोटल ऐसे WHO से गायब। अच्छा, एक तो ये वाकया हो गया जी। दूसरा क्या हुआ कि जुमे के रोज मोदी साहब को उनके जो जिगर हैं, नमस्ते ट्रंप, उन्होंने कहा कि हम 200 वेंटिलेटर देने जा रहे हैं भारत को। 200 वेंटिलेटर बड़ी बात होती है, बहुत मतलब ट्वीट आया वहां पे, हम इसको वेंटिलेटर्स दे रहे हैं, 200 वेंटिलेटर्स इंडिया को हम गिफ्ट कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। डोनेट का मतलब होता है अतिया देना, डोनेट करना। अच्छा, अब जब इन्होंने ट्वीट किया कि हम डोनेट कर रहे हैं वेंटिलेटर्स, तो आगे से मोदी साहब ने जवाब दिया कि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया मोदी साहब। उन्होंने ऊपर तड़ करके दूसरा ट्वीट मार दिया कि आपका बहुत शुक्रिया, हम दोनों भाई जो हैं वो मिलके दुनिया से लड़ेंगे कोविड के खिलाफ। अब आज जनाब पता चलता है कि ये जो डोनेशन था ये असल में 2.6, ये कितना है, क्या फिगर है इसकी जरा ये इन्होंने मोदी साहब ने डोनेट नहीं किए, बल्कि पुराने या पता नहीं खराब खस्ता हाल 2.6 मिलियन डॉलर्स के 200 वेंटिलेटरों के चूना लगा दिया है भारत को। डोनेट नहीं किए, बेच दिए। अच्छा, इंडिया में अब शोर मचा हुआ है कि भाई ये हमने नहीं लेने थे, हमारे अपने अच्छे सस्ते वेंटिलेटर बन रहे हैं इंडिया में। पहले उसने ऐलान किया कि मैं डोनेट कर रहा हूं, फिर उसने 2.6 मिलियन का चूना लगा दिया और कहा कि 3 हफ्ते लगेंगे, फ्रेट चार्जेस अलग हैं, वो जो आने जाने का और ये इस्तेमाल शुदा है, ये इस्तेमाल शुदा पुराने वेंटिलेटर जो मरीजों पे बेचारे न्यूयॉर्क वगैरह में जो जिनकी जाने गई, जो चलने के काबिल नहीं है, 2.6 मिलियन का बिल बना के भेज दिया। दूसरी जिल्लत, मैंने कहा ना ये 24 घंटों में मैंने इतनी जिल्लत कभी नहीं देखी किसी भारतीय वजीर आजम की।
अब आ जाए अब तीसरे काम पे। तीसरा काम ये हुआ है कि एक हमारा पड़ोस में हमारा बरादर मुल्क है अफगानिस्तान, जिसके अमन के लिए पाकिस्तान कई दिहाइयों से कोशिश कर रहा है, और बड़ी मुश्किलों के साथ वहां पे एक अमन मुआहिदा साइन हुआ, बड़ी मुश्किल हालात में। वहाँ इलेक्शन हुए, इलेक्शन को तालिबान पहले मान नहीं रहे थे, फिर तालिबान जैसे तैसे इलेक्शन हुए, उसमें अशरफ गनी और अब्दुल्ला फिर वही हो गया। 2 सदारती तकारीब हुई है कि हमने सारा फॉलो किया। अब 2 सदूर ने एक ही दिन हलफ उठाया अफगानिस्तान में, और उसके बाद ये हुआ कि किसी तरह से जंगबंदी हो जाए, जंगबंदी नहीं हुई। उसके बाद ये हुआ कि पिछला हफ्ता बड़ा एक खूनी हफ्ता गुजरा है। नंगरहार में अटैक हुआ, फिर काबुल में मैटरनिटी होम पे अटैक हुआ, फिर उसके बाद आज जो है वो गजनी में अटैक हुआ है एनडीएस के दफ्तर पे, उसमें 7 अफगान इंटेलिजेंस के अफसरान मारे गए हैं। अफसोसनाक वाकयात हैं सारे, क्योंकि जंगबंदी नहीं हुई। अब हुआ क्या है, लेकिन इसमें हुआ क्या कि इस पूरे खेल में इंडिया आउट हो गया, इंडिया खेल से बाहर हो गया। इंडिया जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, अपने कौंसुलेट खाने खोले हुए हैं, वहां पे दहशतगर्दी हो रही है, वहां पे जनाब चाबहार पे उधर से उधर जाएगी एक सेंट्रल एशिया तक, वो एक वहां पे डैम के ऊपर जो है वो सरमायाकारी हो रही है, कोई सालमा डैम बन रहा है, कोई पार्लियामेंट पे, वो इतने सालों से लगे हुए थे। क्या हुआ जनाब कि वो पीस एग्रीमेंट, जब पीस की बात चली तो इंडिया को अमेरिका ने धक्का देना शुरू कर दिया, तो साइड दफा हो जाओ। अच्छा मोदी, अब देखिए ना ये अब रह क्या गया, ना इंडो पैसिफिक, ना आपके पास ये ऊपर तिब्बत, नेपाल, सार्क, मालदीव्स, ये भी निकल गए, एक अफगानिस्तान रह गया था। एक अक़वाम मुत्तहिदा में इजलास हुआ ये इसी महीने के शुरू में या पिछले महीने के आखिर में, और उसमें अफगानिस्तान के ऊपर, उस इजलास में जो अफगानिस्तान के 5 हमसाया ममालिक हैं, 6 पड़ोसी ममालिक हैं, उनको बुलाया गया। कौन कौन सा? चीन, ईरान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, उनको मदऊ किया गया। और साथ ही बुला लिया गया अमेरिका को भी, अक़वाम मुत्तहिदा ने और रूस को भी, और अफगानिस्तान से अशरफ गनी को भी। अशरफ गनी ने यह नहीं कहा कि इंडिया को बुला लो, ये सब मिलके बैठ गए और इंडिया को बुलाया ही नहीं। और अशरफ गनी का अभी रिजल्ट भी नहीं आया था, हमने इस प्रोग्राम में कवर किया था, अभी उसका ऑफिशियली रिजल्ट नहीं आया था, मोदी ने मुबारकबाद दे दी थी। मुबारक हो, उसके 5 महीने तक वो टंगा रहा था रिजल्ट। अच्छा, उसके बाद जनाब ज़ल्मे खलीजात गए 7 मई को इंडिया, और ज़ल्मे खलीजात के साथ लीजा कर्टिस भी थी, जो कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो है उसकी मेंबर भी हैं अमेरिका में। तो वो वहाँ गई और ज़ल्मे खलीजात की वहाँ पे मुलाकात हुई, उनके जयशंकर जो हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के और मिनिस्टर, और साथ उनके अजित डोवल, जो दुग्गल जो भी कहें उसको, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनसे मुलाकात की अमेरिकन ने। उन्होंने कहा देखें एग्जैक्ट वर्ड्स क्या हैं, सुने जरा ज़ल्मे खलीजात के वर्ड्स। बट व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल एफर्ट्स, इंडिया डज नॉट हैव अ मोर एक्टिव रोल इन द पीस प्रोसेस। आपकी जरूरत खत्म हो गई, आपकी जितने अरसे तक आपकी खिदमत की जरूरत थी अफगानिस्तान में, अब आप अपना बोरिया बिस्तर लेके चले जाएं और आप तालिबान से मुज़ाकरा शुरू करें। ये वहां पे उनका इंटरव्यू छप गया कि आप तालिबान से मुज़ाकरात का आगाज कर दें। अच्छा जी, अब तालिबान को तो ये मानते ही नहीं है, ये तो नहीं मानते। इंडिया कहां मानता है तालिबान के साथ? हम भी नहीं मानते, हम कहते हैं डायलॉग हो, सुकून हो। अफगानिस्तान में हम पड़ोसी हैं, हमारे पड़ोस देखिए ना, सारे पड़ोसी हैं, सबके कंसर्न है, ईरान का कंसर्न है, उज्बेकिस्तान, बाकी जो सारे हैं जिनको बुलाए यूनाइटेड नेशन, इंडिया को बुलाया ही नहीं। इंडिया क्या ताल्लुक है? उधर इंडिया है, उधर अफगानिस्तान है, कोई ना कोई ज्योग्राफी है ना कुछ है। ये ऐसे ही ना जैसे यहाँ से ताइवान पहुंच गए थे उठा के, भी तो आपका क्या ताल्लुक है ताइवान से यार? पैसिफिक में आप है ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक पावर हैं। चलें, उसके बाद क्या हुआ, ज़ल्मे खलीजात ने कहा जाके तालिबान से बात करो, तालिबान से डायलॉग शुरू करो और तालिबान के साथ डायरेक्ट डायलॉग शुरू करो, हम दरमियान में नहीं है। अब इंडिया में खपड़ गई कि हम और तालिबान से बातचीत शुरू करें। अच्छा, उन्होंने कहा हम शुरू करते हैं। अफगानिस्तान में जो सेटअप आया है वो ये है कि अशरफ गनी सदर है, एक कमजोर सदर, कमजोर तरीन सदर, ठीक है, जिसको सुबह शाम 8, 10, 15 दफा ग्रे वाटर के कतरे पिलाए जाते हैं तो वो बैठता है जाके अपनी जगह पे। और अब्दुल्ला जो है, डॉक्टर अब्दुल्ला, वो जो पीस काउंसिल बनी है पूरी, जिसमें वो निगोशिएट करेंगे तमाम अफगान फोर्सेस के साथ, फैक्शंस के साथ, तालिबान के साथ,
वो उसको उसके सरबराह, यानी ज्यादा पावरफुल पोजीशन में अब्दुल्ला है। अच्छा, इससे पहले कि इंडिया तालिबान से बात करता, जो तालिबान का वफ्द कतर में मौजूद है और जो वहां पे उसको हेड कर रहे हैं, उन्होंने जनाब जो शेर मोहम्मद अब्बास सतनकजई, इन्होंने जनाब एक बयान ठोका और इन्होंने कहा कि इंडिया जो है पिछली 2 दहाइयों से या 40 साल से दहशत गर्दों को और करप्ट तरीन अनासर को सपोर्ट कर रहा है। अफगानिस्तान में दहशत गर्दी का मंबा है, नई दिल्ली से स्टार्ट होती है दहशत गर्दी और खत्म होती है पूरे खत्ते में, और अफगानिस्तान भी उसकी जद में आता है। अब इंडिया हक्का बक्का मोदी सोच रहा है कि ये क्या हुआ है? अरे है क्या? यानी अमेरिका कह रहा है कि तुम बात करो, वो आगे से कह रहे हैं दहशतगर्द है। यानी तालिबान ने मोदी को दहशतगर्द बना दिया है। मोदी ने तालिबान को नहीं कहा, मोदी बात करने को तैयार है और अमेरिका बात कर रहा है। तालिबान से जब बात करे, तालिबान दहशतगर्द तो नहीं है ना। कतर में ऑफिस खुल गए, सारा हो गया। वो चाइना जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं, उन्होंने नॉर्वे जाना था, अगर ये कोविड ना आता वो जाएंगे आने वाले दिनों में। उन्होंने कह दिया इंडिया दहशतगर्द है। और अब यानी अब तालिबान पे है कि वो दहशतगर्दों से बात करते हैं कि नहीं करते। मेरा ख्याल है तालिबान को अगर दहशतगर्द वो समझते हैं, हम तो नहीं समझते। हम तो मोदी को, मैं आपको पता है मुझे जाती तौर पर पड़ोसी हैं। तालिबान कहते हैं तो दहशतगर्द है, ये कोई जिल्लत से जिल्लत है और हम बात नहीं करेंगे। उस खप्पड़ गई। उसके बाद जनाब थोड़ी देर पहले काबुल, अच्छा अशरफ गनी भी सोच रहा है कि अशरफ गनी तो उनका पिट्ठू बैठा है ना वहाँ पे, अशरफ गनी सोच रहा है कि ये क्या हुआ मेरे साथ। अच्छा, उन्होंने फिर वहाँ से दफ्तर खारजा अफगानिस्तान के एक तवील लंबी चौड़ी भारत की जो खिदमात है अफगानिस्तान के लिए जो दर्द जाग रहा है तारीखी, उसके वो टाइप हुई होगी दिल्ली में, उधर से उधर फैक्स होके वहाँ से अफगानिस्तान से निकली। मगर मैं तस्वुर नहीं कर सकता था कि इंडो पैसिफिक में जलालत टोटल, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, लद्दाख, सिक्किम, नेपाल, मतलब आप गिनना शुरू करें हुआ क्या है। WHA नाम ही गायब हो गया, ताइवान का छींक भी नहीं मारी। और उसके बाद जी जिनपिंग तकरीर कर गए वहां पे आके, और इन्होंने करारदाद पेश करनी थी, ताइवान को लेकर आना था, दौड़ गए चिकन आउट। अच्छा, उसके बाद और आखिर में जो बची कुछ इज्जत थी, उस ज़ल्मे खलीजात कह रहे हैं तालिबान से बात करो, तालिबान कह रहे हैं तो दहशतगर्द है। बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर साहब, क्या बनेगा क्या इस आदमी का? मेरा दिल रो रहा है, मैं दुखी हूं, मैं परेशान। ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके नहीं होनी चाहिए। देखिए आखिर आदमी है, उसका भी दिल है, वो भी मुल्क का वजीर आजम है। इतनी जलालत, इतनी बेइज्जती। डॉक्टर साहब वापस आके आपसे क्या हो रहा है, खित्ते के हालात और पाकिस्तानी सियासत पर मजीद बात करेंगे। बहुत बुरा हो रहा है मोदी। मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था कि इंडिया का कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर होगा जो इतना जलील, जिसको दुनिया सारी करेगी और वो बैठा रहेगा अपनी जगह। अंदर मुल्क के अंदर भी गालियां पड़ रही, बाहर भी गालियां पड़ रही हैं। आपसे मजीद इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट भी ताख़ीर का शिकार हो गई है। क्या आप समझते हैं कि इस दौरान इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन साहब के दरमियान जो मामलात थे वो तय पाएंगे? देखें, ये मैं ज़रा मुल्की सियासत पे आता हूँ, लेकिन 2 बातें इसमें मैं अपनी ज़रा मुकम्मल कर जाऊँ। एक तो ये है कि ये जो तहकीकाती बात हुई ना कि ये WHO की मीटिंग में कि ये वायरस कहाँ से आया, इसकी तहकीकात कराई जाए। अच्छा, उसमें फिर ये लॉबी हुई पिछले 24 घंटों 48 घंटों में कि उसमें WHO से हट के किसी अदारे को मुलविस किया जाए दुनिया के। यानी कोशिश ये थी कि गालिबन कोई वेस्टर्न इंटेलिजेंस अदारा जो है वो चाइना जाएगा और तहकीकात करेगा। आखिर में वो करारदाद जो पेश की, उसमें से उसका नाम ही निकाल दिया। अच्छा, चाइना का नाम भी नहीं है, वुहान का नाम भी नहीं है, ताइवान का नाम भी नहीं है। करारदाद ये है 120 मुल्कों की कि उसमें भारत भी है। भारत ने भी लिखा हुआ है कि तहकीकात कराई जाए कि कहाँ से निकला। और भाई आधी दुनिया कह रही है बिल गेट्स से निकाला, आधी दुनिया कह रही है कि वो कनाडा से निकला, आधी कोई कह रहा है चीन से निकला, कह रहा है कोई जापान से, पूरी दुनिया ढूंढ रही है। अब मसला ये है कि वो किसी का नाम नहीं ले, तहकीकात करे। अच्छा, और तहकीकात करेगा कौन? WHO ही तहकीकात करेगा। $2 बिलियन दे दिए उसको चाइना ने। अब मुझे बताएं ये कहाँ खड़े हैं? मतलब मुझे बस, और ये जो तालिबान के साथ डायलॉग और ये सारा, अल्लाह ताला खैर करे। अमेरिकन्स ने वहाँ पर और अफगानिस्तान में ये कहना शुरू कर दिया है कि ये जो 40 साल से दहशतगर्दी हो रही है अफगानिस्तान में, ये तो करवाई इंडिया रहा है। इंडिया को क्या दिलचस्पी है? इंडिया को क्या दिलचस्पी है? अच्छा, वही को मुबारकबाद दे रहे हैं। इंडिया का बॉर्डर लगता है आपके, क्या ताए मामे चाचे फूफे बैठे हैं वहाँ, कौन है? हमारा तो बॉर्डर है ना, ईरान का, हमारा, चाइना का। इंटरेस्ट है लोगों को।
आपको क्या दिलचस्पी, वहां जाकर अपना मुल्क छोड़ दिया आपने। आरएसएस घूम रही है सड़कों पे, मजदूर खज्जल ख्वार हो रहे हैं, ठीक है। रिप्लेस चाइना, अच्छा यानी ये तिजारत यहाँ है तो होता है ना कि हम कुछ लेकर आ जाएंगी कंपनी, नारा क्या लगा है, रिप्लेस चाइना, चाइना को रिप्लेस करेंगे हम। ओ भाई खुदा का वास्ता, तो चाइना के अंदर भी मजदूर हैं, आपके यहाँ भी मजदूर हैं, मगर आपके यहाँ जो सरकार हुकूमत बैठी है वो एक फैशिस्ट हुकूमत, उसका क्या ताल्लुक, वो तो मारे गरीबों को रहे, वो मजदूरों को गरीबों को तो पकड़ पकड़ के मार रहे हैं, दूसरे मजाहिब के भी और अपने मजाहिब के भी। मजदूर कौन होता है, सब निचली जात के होते हैं ना लोग जो मजदूरी कर रहे होते हैं, उनको तो पकड़ के आप मारे, उनको तो आप मानते ही नहीं है हिंदू। तो आपके यहाँ कौन से लेबर काम, कौन से लोग काम करेंगे। चाइना के अंदर आप देखें जाके, वो जहाँ कम्युनिस्ट पार्टीज बैठी हैं, तो वो तो उनका तो बेसिक थी, उनकी उनका नजरिया यही है कि मजदूर गरीब वहां पर, उनके साथ क्या मुकाबला करने चले हैं आप। अच्छा, अब तो एक तो ये मामला, दूसरी जो बात है चाइना के सफीर का जो इजराइल के अंदर, उसको चाइना ने सीरियस ले लिया। और चाइना ये बड़ा कम, ऐसे ये भी हो सकता था कि वहाँ से उनकी जो मैयत है एम्बेसडर की, वो मैयत चाइना भेज दी जाती, लेकिन चाइना ने इजराइल से कहा कि आप मैयत को वहीं रखें, हमारी टीम आपके पास आ रही है सही, और हमारी टीम तहकीकात करेगी कि इंतकाल कैसे हुआ है। जो पुलिस रिपोर्ट थी इनिशियल वो ये थी इजराइल में, तल अवीव में, कि एम्बेसडर की जो डेथ है वो कार्डियक अरेस्ट से हो गई है। चाइना ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं की, लेकिन उनकी एक हाई पावर टीम जो है वो तल अवीव पहुँच गई है, पहुँचने वाली है, और उसके बाद वो जो डेड बॉडी है उसको अपनी कस्टडी में लेंगे। इजराइल को का उन्होंने रूल ख़त्म कर दिया, वो 14 दिन वाला होता है ना, कि जो भी बाहर से आएगा 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में जाएगा, तो वो उन्होंने वो सीधा लैंड होगी, वो टीम या लैंड हो गई होगी इस वक्त तक, और उस एम्बेसडर की बॉडी को और सारे वहाँ पे उन्होंने कहा है कि फोरेंसिक और सारा ये जो कुछ है हम खुद करेंगे आके आपकी सॉइल पे। ये बड़ी बहुत अहम बात है कि आपकी सॉइल पे, आपकी ज़मीन पे तहकीकात करने हम आ रहे हैं, उधर रुक जाएं। आपने जो बात की है कि कुदरती मौत हुई है, हमारी टीम आके तहकीकात करेगी। तो चाइना की हाई पावर्ड इंटेलिजेंस टीम जो है वो इजराइल और तल अवीव पहुंच रही है। ये मामला जो है ये मुझे नहीं पता कहाँ जा रहा है, लेकिन ऐसा कम हुआ है कि सफ़ीर की किसी की डेथ हो और कहा जाए उस मुल्क की तरफ से कि इंतकाल जो है वो कुदरती हुआ है, लेकिन दूसरा मुल्क ये कहे, और चाइना इन हालात में कि नहीं हम खुद आ रहे हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन साथ ये कहा कि हमारी हाई पावर्ड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टीम तल अवीव पहुंच रही है या पहुंच गई है। तो ये है खत्ते की सूरत हाल। अब आप आ जाएं, शुगर कमीशन कहाँ गया, शुगर कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई, और वो 3 दिन उन्होंने 4 दिन और माने, उसके बाद ईद आ जाएगी, ईद की छुट्टियां होंगी। आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, देखिए, एक तो सेक्रेटरी हेल्थ को भी हटा दिए वज़ीर आज़म साहब ने, ओहदे से हटा दिए, कहीं और ट्रांसफर किए मेरे ख्याल है, या ओहदे से हटा। अच्छा, ये जो हमारा वजारत सेहत है ना, ये भी कहा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ट्रांसफर, रिपोर्ट ये भी अच्छा खासा यहाँ पर माल पानी बहुत है, ये बहुत माल पानी है यहाँ पे। ये कभी एफेड्रिन के लाइसेंस निकालते हैं, कभी ये दवाइयों के लाइसेंस जाली, फेस मास्क का जो नहीं, ये बहुत यहाँ पर ये पीएमडीसी, ये मेडिकल कॉलेजेस में घुस जाते हैं, लाइसेंस हम देंगे, कभी कहीं कुछ करते हैं। ये अच्छा खासा, ये जो ड्रग्स को देना, लाइसेंसिंग, गली मोहल्ले के अंदर दवाइयाँ बन रही हैं जाली, एक्सपायरी डेट, ये सारा धंधा इधर ही होता है। और ये जो लॉबी बैठी थी यहाँ पे, यही माशाल्लाह लेकर आई है हमारे जफर मिर्जा साहब को, लॉबी हुई है बाकायदा। उसमें सेक्रेटरी साहब हमारे जो भी हटे हैं, ये आगे थे, पेश थे, इनको जफर मिर्जा साहब को लाने भी लोग कहते हैं, जफर मिर्जा को कौन लाया, जफर मिर्जा को ये लाए थे जो अभी चले गए, जी ये लाए थे जो भी चले गए हैं। अच्छा, अब आ गई जनाब, अब आप आ जाएं कि जहांगीर तरीन साहब का मामला। परवेज खटक साहब जो है, उन्होंने बीच में कोशिश की, मैंने कहा ना कि एक बहुत बड़ा ग्रुप हुकूमत के अंदर बन गया है। खान साहब को ये बात, इमरान खान साहब को ये मामला खुद हल कर लेना चाहिए। तब इससे पहले ये होता था कि जो नवाज शरीफ साहब बड़े खुश होते थे देख के चौधरी निसार और ख्वाजा आसिफ का झगड़ा, खुश होते थे। एक वक्त ऐसा आया कि वो झगड़ा आज तक गले पड़ा हुआ है, ऐसे ही है ना, वो ग्रुप बन गए, टूट गए सार। तो ये मामला हल, अब ये हुआ कि वो जहांगीर तरीन साहब जो, असद उमर भी नाराज हैं, असद उमर नाराज हैं, खुश नहीं है, वो भूले नहीं ये बात, वो मुझे हटाया गया था। नहीं, अच्छा, अब वो कोरोना, अब मुल्क खुल गया, तो अब आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, जफर साहब की बात करें, नहीं, जफर मिर्जा या असद उमर ये कहाँ गए, कोरोना खत्म हो गया दुनिया से, वो ब्रीफिंग किधर गई जो होती थी, उस दिन से नहीं हो रही ना, जिनसे मैं काउंट कर रहा हूँ। काफी तो बुरे पितरी बातें जब कोरोना वायरस दुनिया में होता था,
अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह खैर करे, ये स्पाइक आ रही है। आज फवाद चौधरी साहब ने भी उस बात को कहा है कि जो लोग हर्ड इम्यूनिटी पे यकीन रख रहे हैं, हालांकि खुद उनकी हुकूमत ही ये बात कर रही है, लेकिन उन्होंने एक अपना इतराज़ उठाया है। फवाद चौधरी साहब ने जो मुनासिब उठाया है, उन्होंने कहा है कि जो हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये है कि 12 लाख बंदा मरेगा, और हर्ड इम्यूनिटी के ऊपर आप अगर सिर्फ इसका ये मौजूद रहेगा, रिलाई नहीं कर सकते। अभी रिसर्च हो रही है, अभी इस पे तहकीकात हो रही हैं, दुनिया भर इस पे बड़े ध्यान के साथ आगे चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये बात भी आई है कि वापस आके सवाल से बात करते हैं, पैसे जो है वजारत सेहत ने ऐलान कर दिए, एनडीए में कह रही है, और 50 अरब का ऐलान हो गया, अभी तक जारी नहीं किए गए। अब ये किधर है, ये प्रोग्राम कहाँ गए सारे पैसा? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के हवाले से आपसे वापस आके बात करेंगे, एक क्विक ब्रेक लेते हैं। पैसा कहाँ गया जो इशू हुआ था? आपसे मजीद इस हवाले से बात करेंगे नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, शहबाज शरीफ साहब के आज एक इंतहाई दिलचस्प बयान देते हुए कहते हैं कि ताकतवर इदारों से मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं, जो जानों का नजराना पेश करते हैं मैं उनसे क्यों कर अपने ताल्लुकात ख़राब करूंगा। दूसरी बात आपसे मैंने ये पूछनी थी कि जहांगीर तरीन साहब के, जो मैं आपसे पहले भी पूछ रही थी कि क्या मामला तय पाने जा रहे हैं इमरान खान साहब के साथ? जहांगीर तरीन साहब के तो मामला तय इसलिए नहीं हो रहे कि उनके इमरान खान साहब चाहते हैं कि बर्फ़ पिघले, जहांगीर तरीन साहब भी चाहते हैं कि कशीदगी, लेकिन ये एक तो शुगर की रिपोर्ट कमीशन की, और दूसरा ये है कि एक जो दूसरा जहांगीर तरीन साहब के मुखालिफ ग्रुप है, जो जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है, ज़ाहिर है इसमें बहुत से वज़रा हैं, वो उन्होंने जाके कोशिश की कि जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात हो जाए, तो उस तरफ से ये बात की, दूसरे ग्रुप की तरफ से बात की जा रही है कि नहीं, जहांगीर तरीन साहब को पहले आज़म खान साहब से मिलवाया जाए। तो जहांगीर तरीन साहब के तरफ से और उनके ग्रुप की तरफ से मतलब उन्होंने एक नहीं इनकार किया, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता, हम इमरान खान और जहांगीर तरीन को आपस में मिलवाने की बात कर रहे हैं, और ये जो दूसरा ग्रुप है बीच में ये कह रहा है कि आजम खान कौन है? वो बकौल उनके कहते हैं वो ब्यूरोक्रेट हैं, ज़बरदस्त ब्यूरोक्रेट हैं, मगर उनका क्या ताल्लुक है पीटीआई की सियासत से? दूसरी बात, मैं जरा आता हूँ शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब बड़े खुश है ना, बहुत बड़े खुश हैं। वो कह रहे मेरी एस्टेब्लिशमेंट से अच्छी गपशप है ना, ताकतवर हल्के। मैं उधर आता हूँ ना शहबाज शरीफ, पहली मोहब्बत में पहले बात कर चुका हूँ ना, शरीफ खानदान ये सर। अच्छा, ये जरा न्यूज़ वीक देखें, हमने इस हफ्ते के इकोनॉमिस्ट पे और टाइम मैगजीन पे तो बात कर ली थी। न्यूज़ वीक का जो टाइटल है इस हफ्ते का, न्यूज़ वीक बड़ा मैगजीन, वो जरा इसको बड़ा करें, जी सेड ही सेड, न्यूज़ वीक का टाइटल। और ऊपर वो जो ट्वीट कर रहे हैं, वो ट्वीट के ऊपर ये लिख रहे हैं, अमेरिका इज इन अ न्यू कोल्ड वॉर एंड दिस टाइम द कम्युनिस्ट माइट विन। और उसके बाद वो नीचे लिख रहे हैं, ये पूरा न्यूज़ वीक का टाइटल आप देखें, द बैटल बिटवीन चाइना एंड द यूएस इज मोर देन अ वॉर ऑफ वर्ड्स। ये एक जबानी लड़ाई झगड़े से ज्यादा बड़ी जंग होने जा रही है। तो ये है इस हफ्ते का न्यूज़ वीक, जो कि आज से मार्केट में दस्तयाब होगा। ईद है तो हो सकता है रियायत पे दस्तयाब हो। अब आ जाए आप जरा शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब खुश हैं, शहबाज शरीफ साहब खुश हैं, और वो कह रहे हैं कि मेरे मुख्तदर हल्के उन लोगों से मैं कैसे लड़ सकता हूं जो अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं। अच्छा, ये शहबाज शरीफ साहब, अब देखें ना, ये इमरान खान साहब के लिए एक है ना प्रॉब्लम। इमरान खान साहब जो, यानी ये एक अजीब सी बात है ना, इमरान खान साहब खुश तो नहीं थे ना जब शहबाज शरीफ साहब बाहर चले गए थे। इसी प्रोग्राम में बात हुई, ऐसा भी नहीं हुआ कि हमने कोई बात जो हमारे इल्म में आई हो वो हमने किसी को पसंद आई हो ना पसंद आई हो। खबर थी कि शहबाज शरीफ साहब की बातचीत चल रही है, वो नवाज शरीफ साहब को और जरदारी साहब के बिहाफ पे बात कर रहे हैं, और फिर वो दिन है और आज का दिन है। अब शहबाज शरीफ साहब खुल के कह रहे हैं, अब वजीर आजम है इमरान खान, और शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मेरे मुख्तदर हलकों से राब्ते हैं, और क्यों ना हो ये तो जान दे। अब ये मुझे बताएं कि इमरान खान साहब इस वक्त क्या सोचते हैं? अब वो एहतसाब शहजाद अकबर आके कहते हैं कि मैं इनको पकड़ूंगा, इनके ड्राइवर, इनका मुंशी, इनका वो मुश्ताक चीनी वाला फलान डाला, वो कह रहे हैं कि मेरे रवाबित अच्छे हैं, और ये किसको डराते हो? ये शहबाज शरीफ कह रहे हैं किसको डरा किसको रहे हो? मैं बैठा हूं इधर, मुझे हाथ लगा के दिखाओ। शवाहिद मौजूद नहीं, अगर शवाहिद मौजूद हुए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। बहुत नहीं, वो कह रहे हैं मुझे पकड़, हाथ तो लगाओ, टच मी इफ यू कैन। ठीक है ना, वो आराम से बैठे हुए हैं शहबाज। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि ये अजीब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। इमरान खान साहब ज़ाहिर है उनके लिए परेशानी का सबब है। ठीक हो गया, इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।